तो यह आपको बता दें कि 11:30 बजे जो शपथ ग्रहण का कार्यक्रम होगा, जिसकी शुरुआत होगी, राज्यपाल शपथ दिलाएंगे। इससे पहले कैसी तैयारियां, सुरक्षा के क्या बंदोबस्त वहां पर किए गए हैं, ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको मोतीलाल नेहरू स्टेडियम की दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य तैयारियां की गई है। मंच पर आप देखिए जो आपको बैनर भी नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और मोहन यादव, उनकी तस्वीरें आपको नजर आ रही है। रवि, बिल्कुल, ये देखिए शपथ ग्रहण से ठीक पहले की तैयारियों की तस्वीरें हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है और जो अतिथि हैं आज के, उनका भी पहुंचना शुरू हो गया। जैसा कि हम थोड़ी देर पहले तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, गृह मंत्री अमित शाह पहुंच चुके हैं और जेपी नड्डा भी वहां पर पहुंच चुके हैं। उनके स्वागत के लिए वहां पर पूर्व मुख्यमंत्री भी मौजूद थे। देखिए, और भोपाल में जो मंच हम दिखा रहे हैं वो मंच सज चुका है, मेहमान पहुंच चुके हैं। प्रधानमंत्री मोदी थोड़ी देर में बस पहुंचने ही वाले हैं और इसके बाद शुरू होगा मध्य प्रदेश में मोहन यादव की सरकार का शपथ ग्रहण कार्यक्रम। पीएम मोदी और अमित शाह के अलावा कई बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे। इसके बाद छत्तीसगढ़ में भी विष्णुदेव सरकार का शपथ ग्रहण समारोह होगा। वहीं आज शपथ ग्रहण से पहले पूजा पाठ का भी दौर चलता रहा। तीनों राज्यों के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी भगवान की शरण में पहुंचे। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये देखिए गृह मंत्री पहुंच चुके हैं, एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया जा रहा है। आपको शिवराज सिंह चौहान भी नजर आ रहे होंगे और ज्योतिरादित्य सिंधिया भी स्वागत करते नजर आ रहे होंगे। लेकिन जो सबसे अहम चेहरा है वो मोहन यादव का चेहरा है, क्योंकि एक बड़ी और नई जिम्मेदारी इस नए चेहरे के साथ जुड़ने वाली आज, और ठीक उसके पहले अतिथियों के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। गृह मंत्री इस वक्त एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं, जिनके स्वागत के लिए तमाम लोग वहां पर मौजूद हैं। तो ये देखिए दूसरी तस्वीर, जेपी नड्डा भी आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस वक्त भोपाल में पहुंच चुके हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भी आना है इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, उन्हें भी आमंत्रित किया गया है। तो फिलहाल ये तस्वीरें भोपाल एयरपोर्ट की हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर गृह मंत्री जेपी नड्डा समेत तमाम अतिथि पहुंचने लगे हैं। पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। तो आप देखिए, 3 राज्यों में नए चेहरों को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने साफ संदेश देने की आज कोशिश की कि राज्यों में सरकार तो मुख्यमंत्री ही चलाएंगे, लेकिन तरीका केंद्र की मोदी सरकार जैसा होगा। अब इस पर देखिए बड़ी जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। राज्यों में भी मोदी मॉडल को कैसे लागू किया गया, समाज के हर वर्ग के लिए यहां पर काम करने पर पूरा जोर रहेगा, हर तबके के लिए योजनाएं बनाने पर पूरा फोकस, क्योंकि लगातार इस बात का जो जिक्र है वो भी किया गया, हर वर्ग तक कल्याणकारी योजनाएं पहुंचाना, केंद्र राज्य सरकार की योजनाओं का प्रचार भी करना। बिल्कुल, गरीब, किसान, महिलाओं, युवाओं पर फोकस रहेगा। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगी। परिवारवाद के खिलाफ सख्ती की जाएगी। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचार के दौरान ही भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण को हटाने मिटाने का नारा दिया था। तो ऐसा लगता है कि सरकार के जो वर्किंग स्टाइल होगी उसके फोकस में भी यही होगा। शुभम हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए, सीधे चलेंगे। शुभम गुप्ता हमारे साथ, हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनके पास जाएंगे। शुभम, सबसे पहले तस्वीरें दिखा दीजिए, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर? देखिए, सीधे तस्वीरें आपको मंच की ही दिखाते हैं, क्योंकि इस बार के चुनाव में हमने देखा कि सनातन एक कितना बड़ा मुद्दा बना था और उसकी तस्वीर आपको इस बार के शपथ समारोह के इस मंच पर भी दिखाई देगी कि कितने संत यहाँ पर सबसे आगे बैठे हुए हैं और उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर अलग से की गई है। सुबह भी हमने देखा कि जब जगदीश देवड़ा, जो कि उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, पूजा पाठ की, उसके बाद मोहन यादव जो मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, कटलापुरा स्थित हनुमान मंदिर पहुंचे, उन्होंने भी पूजा अर्चना की। तो एक तरह से एक संदेश भी यहाँ पर देने की कोशिश है। जिस तरह से हिंदुत्व एक बड़ा मुद्दा रहा या सनातन बड़ा मुद्दा इस बार के चुनाव में रहा, घर घर तक लेकर गए। राम मंदिर की तारीख करीब आ रही है जनवरी में, और उससे पहले ये तस्वीर दिखाती है कि आने वाले समय में भी किस तरह से हिंदुत्व का, सनातन का एजेंडा सरकार साफ तौर पर आगे लेकर चलने वाली है। और मोहन यादव बाबा महाकाल की नगरी उज्जैन से आते हैं। हमने उनकी भी तस्वीरें देखी है कि शपथ से 22 घंटे पहले भी वो बाबा महाकाल के दरबार में ही थे, पूजा अर्चना कर रहे थे। और उसके बाद बिल्कुल शुभम, और वो तस्वीरें भी हमने देखी, चाहे खुद मुख्यमंत्री जो अब शपथ लेने वाले मोहन यादव की बात करें या फिर जगदीश देवड़ा की बात करें, राजेंद्र शुक्ल की बात करें। जब आज शपथ ग्रहण होगा उसके पहले वो गए और जाकर मंदिर में आशीर्वाद लिया है। तो जो
हिंदुत्व है और जो सनातन का मुद्दा है वो हमेशा से प्रमुखता के साथ आगे रहा है, चाहे चुनाव की बात हो या फिर अलग अलग कार्यक्रम की बात की जाए। तो देखिए, थोड़ी देर में मोहन यादव सरकार की शपथ है। उससे पहले आइए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि मध्य प्रदेश की जो नई सरकार है इसकी योजनाओं से प्रति परिवार सालाना कितना फायदा होगा, यह आपके लिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी। तो मध्य प्रदेश की सरकार की 12 योजनाएं, तो यहां पर आप देखिए मध्य प्रदेश की सरकार के उपहार प्रति परिवार को कितना फायदा होगा। कुल मिलाकर जो 12 योजना है इस पर कुल खर्चा कितना है, 2,85,000 ये फायदा है 2,85,000 का जो फायदा है वो यहां पर नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल, ये सालाना फायदा, ये अगर एनुअल फायदे की बात करें, जो बेनिफिट होगा वो होगा 2,85,000 का। अब जरा योजनाबद्ध अगर बात करें लाडली बहना, तो इसमें प्रति माह अगर फायदे की बात करें, एक माह 2 बेटी, इनको कितना फायदा होगा प्रति माह, 3,750 रुपए का। और लाडली लक्ष्मी योजना है जो, उसमें एक मुश्त एक बार जो बेनिफिट होगा वो 30,000 रुपए का होगा। तो इस तरीके से इन योजनाओं का लाभ होगा। इसके अलावा देखिए कन्या विवाह योजना की बात करें, प्रति परिवार को कितना फायदा होगा, यह होगा 55,000 का। महिला खाद्य सुरक्षा बहुत अहम योजना, इसका फायदा कितना क्या होगा, प्रति 6 माह में 3,000 रुपए दिए जाएंगे, सीधा डायरेक्ट बेनिफिट यहां पर होगा। और देखिए किसान सम्मान निधि, रवि बिल्कुल, किसान सम्मान निधि की बात करें, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए का फायदा होगा। सरकार की जो योजनाएं रही हैं और जो चुनाव के दौरान प्रोजेक्शन रहा है, हम उसके आधार पर ये बातें कह रहे हैं। बेरोजगारी भत्ता, चलिए उसकी बात कर लेते हैं। प्रति युवा 8,000 रुपए का इसमें लाभ बताया गया और लैपटॉप प्रति युवा भी दिया जाएगा, यानी 25,000 रुपए तक का लाभ युवाओं को होगा लैपटॉप की इस योजना के माध्यम से। और देखिए हम अपने खास मेहमानों का रुख करेंगे, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, इसका हम रुख करते हैं। मोहन यादव के शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया है। शपथ ग्रहण में आ रहे सभी मेहमानों का स्वागत है, नए सीएम एमपी को नई ऊंचाइयों पर लेकर जाएंगे, ये शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कहा गया। नए सीएम मोहन यादव को शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आए। अंत में क्या कहा शिवराज सिंह चौहान ने, अब विदा, अब इस पर भी बात करना और इसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए शुभकामनाएं तो दी गई, लेकिन अब विदा, इसका आखिर क्या मतलब है, यह जानना बहुत जरूरी है। एक और बड़ी खबर अभी, बिल्कुल, और देखिए शपथ ग्रहण से पहले शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने नवनिर्वाचित सीएम मोहन यादव से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें हैं, शिवराज सिंह चौहान पहुंचे और यहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया पहुंचे और नवनिर्वाचित जो मुख्यमंत्री है वहां पर मुलाकात की। बहुत ही कॉर्डियल माहौल यहां पर नजर आ रहा है, हाथ मिलाते नजर आ रहे हैं, एक दूसरे से बहुत ही कंफर्टेबली बात करते नजर आ रहे हैं। हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए इस वक्त, सबसे पहले परिचय करा दे आपका, के शर्मा प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, नीरज मिश्रा कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, राहुल देव वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं और हर्षवर्धन त्रिपाठी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। पहला सवाल के शर्मा आपसे ही, सरकार बन गई है, जो जनमत जो जनादेश मिला वो प्रचंड था, ऐसा लगता है कि बीजेपी सरकार के कामकाज को लोगों ने उस पर डबल मुहर लगाई है। तो अगर ये सवाल पूछा जाए कि अब नई सरकार की चुनौतियां क्या होंगी, तो आपका जवाब क्या होगा? नहीं, पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से जो आज शपथ लेने वाले हमारे मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी हैं, मैं उनको भी शुभकामनाएं देता हूं और मध्य प्रदेश की जनता को भी शुभकामनाएं देता हूं, जिनके जन समर्थन से फिर से 5वीं बार भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार बन रही है। आपने पूछा चुनौतियां, निश्चित तौर से मैं आपसे कह सकता हूं कि 5 साल का जो 20 साल की सरकार हमारी रही, लगभग 18 साल की, उन्होंने मध्य प्रदेश की जनता के लिए विकास की कई योजनाएं चलाई और लोगों तक विकास को पहुंचाया है, चाहे वो केंद्र सरकार की विकास की योजनाएं थी या राज्य सरकार की थी। और अभी भी जो योजनाएं चल रही हैं डेवलपमेंट की, विकास की जो योजनाएं वहां चल रही हैं, चाहे वो सिंचाई का विषय हो, चाहे महिला सशक्तिकरण का मामला हो, चाहे कृषि क्षेत्र का मामला हो, तो आज वो सारी योजनाएं एक बार फिर से आपके पास हम आएंगे, आपको रोकना पड़ रहा है, माफ कीजिएगा, क्योंकि खास तस्वीरें आ रही है। बड़ी अपडेट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच गए हैं, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भोपाल पहुंच गए हैं, ये इंफॉर्मेशन और तस्वीरें भी निकलकर सामने आ रही। 11:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह शुरू होगा। नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव जो शपथ लेंगे और साथ ही उनके डिप्टी भी शपथ लेंगे। बस कुछ ही देर के बाद मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में शपथ ग्रहण समारोह की शुरुआत। और उससे पहले की अपडेट ये
कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं भोपाल। अब आपको यह बताते हैं कि चुनावी वादों का असर मध्य प्रदेश की जो सरकार है उसके बजट पर कितना पड़ेगा। बिग वॉल का हम यहां पर सीधा रुख करते हैं। यहां पर आप देखिए सालाना खर्च कितना है, जो चुनावी वादे उसका बजट पर असर 30,187 करोड़ का जो सालाना खर्च है वो नजर आएगा, जो कि राज्य के बजट का 1/10 है। बिल्कुल 1/10 होगा, और यानी कि दहाई का पहला हिस्सा होगा। और ये रकम जो है कुल रेवेन्यू का 1/3 1/3 होगा, जैसा कि हम ग्राफिक्स में भी आपको दिखा रहे हैं। कुल रकम का 1/3 होगा। और पहले राज्य पर 1.38 लाख करोड़ का कर्ज था, जो कि अब बढ़कर यानी कि इन योजनाओं के आने के बाद से 2.64 लाख करोड़ का हो गया है, जो पहले से दुगना है। बिल्कुल, तो ये जो चुनावी वादे उसका असर आपको बता रहे हैं। और वादों पर जो खर्च है वो कुल जीडीपी का कितना होगा, 19 से 23% के आसपास होगा, जो कि खर्चा करना पड़ेगा। जबकि सब्सिडी पर कुल जो खर्च है वो 41% बढ़ेगा। ये जो भार है वो मध्य प्रदेश की सरकार पर आता हुआ नजर आएगा। और देखिए कांग्रेस से हमारे साथ नीरज मिश्रा, जो कि स्पोक्स पर्सन है कांग्रेस के, वो जुड़ रहे हैं। नीरज मिश्रा जी, अगर हम बात करें जो अब नई सरकार का गठन हो रहा है, कांग्रेस को कितना बड़ा सरप्राइज इसमें मिला है? क्योंकि तमाम जो नाम है वो चर्चा में थे, लेकिन यहां पर जो देखने को मिल रहा है मोदी मॉडल यहां पर साफ तौर पर नजर आ रहा है। कांग्रेस के लिए क्या, कांग्रेस की तरफ से आगे कितनी चुनौतियां बढ़ती नजर आएंगी इसके बाद? देखिए, सबसे पहले तो मध्य प्रदेश की जनता को शुभकामनाएं कि एक नई सरकार बन रही है। लेकिन टीवी 9 के पास एक बात मैं रखना चाहूंगा कि मुझे लगता है अब आज से आपके चैनल पर रेवड़ी की जो बात होती थी वो शायद खत्म हो जाएगी। जिस तरीके के ग्राफिक्स आप दिखा रहे हैं और जिस तरीके की योजनाओं का आप बखान कर रहे हैं, तो ये शायद रेवड़ी से बढ़कर ये रसमलाई हो गई। नीरज मिश्रा जी, एक बात मैं आपको करेक्ट कर दूं, यहां पर बात ये नहीं हो रही कि आखिर क्या चुनावी वादे किए गए, उसका खर्चा कितना होगा, उसका भार आम जनता पर कितना पड़ेगा, कितना बजट बढ़ाना होगा, सब कुछ हम बता रहे हैं। एक बार फिर से हम आपके पास आएंगे सवाल के साथ, लेकिन तस्वीरें दिखाते हैं आपको। आप जरा तस्वीरें देखिए जिस मंच पर अब बस कुछ ही देर के बाद मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए सीएम के तौर पर शपथ लेंगे। गृह मंत्री अमित शाह पहुंच गए मंच पर, और वहां पर जो संत समाज है वो पहले से ही मौजूद है, उन्हें प्रणाम करते हुए, और ये देखिए हाथ हिलाते हुए गृह मंत्री अमित शाह और सभी का अभिवादन करते हुए गृह मंत्री अमित शाह। और बस कुछ ही देर के बाद जैसा जानकारी सामने आ रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले, और इसके अलावा जेपी नड्डा भी उन्हीं के साथ में मौजूद हैं। एक बार फिर से नीरज मिश्रा जी, मैं आप ही का रुख कर रहा हूं, बताइए आप क्या बात बोल रहे थे। मैं इस बात को जोड़ दूं कि ना सिर्फ चुनावी वादे बल्कि खर्चा कितना बढ़ेगा वो हम बता रहे, दोनों चीज साथ साथ। जी बिल्कुल, मैं यही बात कहना चाह रहा था कि जिस तरीके से लोक लुभावने वादे किए गए, क्या उसका फिस्कल प्रूडेंस देखा गया? आज स्थिति यह है कि सरकार ने शपथ नहीं ली है और उनके बजट के ऊपर 2 गुना खर्चा आ गया है। हम इस बात को जरूर मानते हैं कि सोशल सिक्योरिटी जो स्कीम्स हैं उनकी इस देश में जरूरत है, लेकिन आप उसको किस तरीके से मैनेज करेंगे ये आपको देखना होगा। और ये जो नीति है ये केंद्र सरकार से ही ये लोग लेके आते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार भी जिस तरीके से अपने खजाने में से कुछ ऐसी चीजों के ऊपर खर्च करती है जिसकी जरूरत नहीं है, तो इस बात के ऊपर सवाल उठना लाजमी है। आज हम तो सिर्फ ये चाहेंगे कि ये जो नए लिफाफे के अंदर पुराना जो पत्र है ये उस तरीके से ना चले। आज एक नई सरकार बनी है, वो कम से कम आखिरी पंक्ति में खड़े हुए उस आदमी के लिए सोचे। और ये जो नए मुख्यमंत्री जी हैं, क्योंकि आपके एक पैकेज की शुरुआत में भ्रष्टाचार की बात हुई थी, तो मैं छगन भुजबल जी का नाम नहीं लेकर आऊंगा कि कल क्या हुआ, लेकिन इन मुख्यमंत्री जी की भाषा और इनके आचरण दोनों के ऊपर सवालिया निशान है। टीवी 9 ने ही रिएक्शन देना चाहते हैं। शर्मा जी बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं? बीजेपी की तरफ से रिएक्शन एक नहीं, मुझे हंसी आती है। ये इनकी गारंटी क्या थी? इनकी गारंटियां क्या थी जो ये बांटते थे? कभी उसका आकलन किया था? और इसी के लगभग इसी के बरोबर का राज्य राजस्थान है। राजस्थान के ऊपर कितना कर्जा है? लगभग दोनों का बजट बरोबर है, मध्य प्रदेश और राजस्थान का। यहां मध्य प्रदेश से कम 2 गुना कर्जा जो है राजस्थान के ऊपर है। वहां की माली स्थिति क्या किया आपने? यहां तो हम जो भी दे रहे हैं वो बकायदा पहले शर्मा जी, उनका सवाल था रेवड़ी और लोक कल्याणकारी योजनाएं। आप इसमें कैसे अंतर दिखाना चाहेंगे? हमारे दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे? आप देखिए भाई एक जी बोलिए। नहीं,
नहीं, आप आज महिला सशक्तिकरण के लिए यदि जो है मध्य प्रदेश सरकार वहां पर काम कर रही है, किसानों के लिए काम कर रही है, 6,000 रुपए जो है सालाना केंद्र सरकार देती है किसानों को, 6,000 रुपया राज्य सरकार भी देती है उनको, तो 12,000 रुपया उनको मिलते हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए आपने योजना बताई ही अभी अपने उसमें, तो ये इसमें कहां से गलत है? यदि हम सशक्तिकरण की योजना को लेकर आ रहे हैं, एक पूरे समूह को जो है हम सशक्त कर रहे हैं। चलिए ठीक है, तो नीरज मिश्रा, क्योंकि आपने भी इस जवाब पर हाथ उठाया था, आपके पास हम आएंगे, लेकिन कुछ और जानकारी उसका हम रुख करेंगे और उसके बाद हमारे साथ जो वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है उनका भी हमें रुख करना होगा। 3 राज्यों में सरकार अब बनने जा रही है और आज छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के साथ शुरुआत है। क्या ये 2024 के विजय का ट्रेलर है, यह समझना बहुत जरूरी। पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने बिग वॉल के जरिए भी रखेंगे, लेकिन इस बीच आप देखें मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, यह साफ तौर पर हमने देखा, कहीं पर भी कोई चेहरा डिक्लेयर नहीं किया गया था, स्थानीय चेहरे पर कोई भी रिस्क नहीं लिया गया। मोदी का नाम भरोसा है, विश्वास की गारंटी, इसे लगातार प्रमुखता के साथ रखा गया। 9.5 साल सुशासन, ईमानदारी का प्रमाण, यानी केंद्र सरकार की जो छवि है उन्हें तीनों राज्यों में प्रमुखता के साथ पूरे जोर शोर के साथ रखा गया। अब मोदी की गारंटी पर क्या नजर आ रहा है, रवि बताइए आप। बिल्कुल, और मोदी की गारंटी को लगातार बीजेपी ने भी आगे किया। 370 हटाने का वादा था, वो पूरा हुआ, इसे कहा जा रहा है मोदी की गारंटी। राम मंदिर निर्माण का वादा था, ये पूरा हुआ, इसे कहा जा रहा है मोदी की गारंटी। महिला आरक्षण बिल, ये भी पास हुआ, ये भी पूरा हुआ। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसमें काम जारी है, लगातार इस पे कहा जा रहा है। और देखिए, तो इस तरह से जिन योजनाओं की बात हम कर रहे हैं उनको कहा जा रहा है कि जो पूरी हो गई या जो घोषणाएं थी घोषणा पत्र में, उसे मोदी की गारंटी कहा जा रहा है। राहुल सर, मोदी की गारंटी, ये वर्ड इस इलेक्शन में कॉइन हुआ, इसको बीजेपी ने आगे किया, प्रधानमंत्री ने खुद इसको कहा। क्या मानना चाहिए कि जनता ने इस शब्द को, इस चुनावी बात को या इस स्टैंड को सीरियसली लिया है? ये तो मानना ही पड़ेगा, ये तो सीधा हमारे सामने प्रमाण उसका मौजूद है। मुझे लगता है कि मोदी जी अब उस स्थिति में आ गए जिस समय 70 के दशक में इंदिरा गांधी की जो स्थिति थी, या उससे पहले हम जाएं जवाहरलाल नेहरू की, कि एक तरह से एक छत्र साम्राज्य वाली स्थिति थी, और उन्होंने अपनी एक निजी विश्वसनीयता और छवि ऐसी बना ली है कि किसी और पर जनता भरोसा करे ना करे, लेकिन उनकी बात पर भरोसा उसको होता है, इतना होता है कि वो सब कुछ भूल कर उनको वोट देने को तैयार है, केवल उनके नाम पर, उनके चेहरे पर और उनके शब्द के उनके भरोसे पर। तो ये अपने आप में लेकिन क्या एक अंतर आप कर, मैं चाहूंगा आप इस पे बोलिए कि नरेंद्र मोदी को लेगेसी में 10 साल यूपीए की सरकार का काम मिला था, इंदिरा को वो लेगेसी नहीं मिली थी, कांग्रेस के ही सरकार के कामकाज की लेगेसी मिली थी जिसको आगे बढ़ाना था या सुधारना था। इसको कैसे आप परिभाषित करना चाहें? देखिए, कुल मिलाकर जो नीतियां हैं, आप अगर आर्थिक नीतियों की बात करें, वो तो वही हैं जो नरसिंह राव के समय से शुरू हुई थी। मनमोहन सिंह ने जो जिस आर्थिक उदारीकरण की थी, उसी को आगे बढ़ाया है इन्होंने। और बहुत सारे, हर जो सरकार आती है वो पिछले सरकारों के किए गए काम के ऊपर खड़े होकर उस पर नया निर्माण करती है, नया विकास करती है। तो कोई एक शून्य में कोई अचानक पैदा होकर विकास और इतना बड़ा काम नहीं करता। ठीक है, तो 2024 का ट्रेलर है क्या? तीनों राज्यों में बम्पर जीत, इसको और भी हम समझते हैं, और मोदी की गारंटी पर कितना विश्वास जनता ने जताया है। 3 राज्यों में बम्पर जीत के बाद बीजेपी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। तीनों राज्यों में नए चेहरों को सीएम बनाकर पुराने और अनुभवी नेताओं को मिशन लोकसभा चुनाव में जुटने का संदेश दिया गया है। ग्राफिक्स के जरिए आप पूरी जानकारी देखिए। 2024 की स्ट्रेटेजी साफ नजर आती है। नए चेहरों को राज्यों की कमान दी गई है, अनुभवी नेताओं को तैयारी में जुटने का संदेश दिया गया है। विधायक बने मंत्रियों, सांसदों से इस्तीफा ले लिया गया और साथ ही विधानसभा चुनाव लड़े सांसदों को जमीन पर काम करने का निर्देश दिया गया है। बिल्कुल, केंद्रीय नेताओं के राज्य सरकार में शामिल होने की उम्मीद कम है। राजनीति में आने का मतलब किसी पद की अवधारणा खत्म करना, यह भी एक मैसेज देने की कोशिश। पार्टी की मजबूती के लिए सेवा भाव सबसे जरूरी संदेश है, तो ये मैसेजिंग भी की जा रही है जो भी तय किया जा रहा है पार्टी में नई सरकार के तहत। हर्षवर्धन जी, आप इसे कैसे देखते हैं? ये सारी मैसेजिंग जिसकी हम बात कर रहे हैं, क्या ये मैसेजिंग आने वाले समय में चुनावी पॉलिटिक्स को डिफाइन करेगी, रीडिफाइन करेगी? कैसे देखना चाहेंगे इसके रिफ्लेक्शन को? निश्चित तौर पर ये पूरी तरह से परिभाषित करने जा रही है। और अगर इसको जरा ध्यान से देखें, भारतीय जनता पार्टी अब बहुत बड़ी पार्टी हो गई है।
ठीक है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी और ये सारी चीज़ें तो पार्टी अपने प्रोपगेट करती है, लेकिन वैसे देखें तो भारतीय जनता पार्टी आज देश की या कहें कि भारत के हर हिस्से की पार्टी है। अब ऐसे में कार्यकर्ताओं की महत्वाकांक्षा, अगर एक राज्य में एक ही मुख्यमंत्री बरसों बरस रहे, एक राज्य में एक ही लोग वही मंत्री बनने वाले हैं, किसी केंद्र में आने वाले किसी राज्य से वही नेता हैं, तो आप सोचिए वो कार्यकर्ता जो कुछ उम्मीद लेकर आता है उसकी एस्पिरेशंस को क्या होगा। और मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन जनरल और पॉलिटिकल सेंस में तो एस्पिरेशंस को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं और उसको वो आगे इंप्लीमेंट करते हैं, तो कार्यकर्ता उत्साहित हो जाता है, जिसको हम देख रहे हैं तीनों राज्यों के नए मुख्यमंत्री और नए उप मुख्यमंत्रियों के तौर पर जो नीचे तक असर करेगा 2024 में प्रभावी होगा। ठीक है राहुल देव सर, मेरा आपसे एक सवाल है। देखिए, जो हमने एक सवाल पूछा कि तीनों राज्यों की जो बंपर जीत है क्या 2024 का वो ट्रेलर है, क्योंकि इस जीत के बाद हम ये भी देख रहे हैं कि कैसे जो हिंदी हार्टलैंड है, जो हिंदी बेल्ट है, वहां पर और मजबूत हो गई है बीजेपी और लोकसभा की जो सीटें हैं वहां से कितनी बड़ी संख्या में आती है हम जानते हैं। बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जो उत्तर भारत हम पूरा देख लें, अगर सिर्फ बिहार को छोड़ दें, बिहार झारखंड को भी छोड़ दें, तो लगभग बिल्कुल एक सीधा, और उत्तर पंजाब को छोड़ दें तो एक छत्र साम्राज्य बीजेपी का दिखता है। तो हिंदी समाज अपने, मैं उसका लगभग 90% मैं कहूँगा कि उस पर बीजेपी की विचारधारा की, उसके संगठन की, और उस पर वहाँ पर संघ ने बहुत वर्षों दशकों काम किया है। इन सब का सम्मिलित परिणाम हमको दिख रहा है कि वो लगभग हर चुनौती से परे चली गई है उसकी स्थिति। तो 2024 में और उसके कुछ समय बाद भी मुझे लगता है कि इन प्रदेशों में बीजेपी को चुनौती देने वाली शक्ति और बड़ी बात खड़ी नहीं होगी। बहुत दिलचस्प होगा कि इंडिया गठबंधन इस चुनौती से निपटने के लिए अब अपनी रणनीति में क्या बदलाव करने वाला है। और देखिए, 3 राज्यों में बंपर जीत के बाद बीजेपी ने 2024 की तैयारी भी शुरू कर दी है। पार्टी विचारधारा, एजेंडा और योजनाओं को लेकर आगे बढ़ेगी। आइए आपको बताते हैं कि 2024 के लिए पार्टी की 3 टियर तैयारी क्या है, 3 लेयर की तैयारी क्या है। करुणा। बिल्कुल, और जरा यहां पर आप देखिए, यह आपके लिए समझना जरूरी, 2024 की 3 टियर लेयर क्या है। यहां पर देखिए विचारधारा क्या साफ तौर पर नजर आती है। राष्ट्रवाद की जो विचारधारा है वो लगातार प्रमुखता के साथ इसको रखा जाता है। हिंदुत्व का जो एजेंडा वो रखा जाता है। आज भी हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश में जो शपथ ग्रहण हो रहा है वहां पर जो संत समाज मौजूद है, तुष्टीकरण का जो विरोध है वो लगातार हर मंच से किया जाता है। इसे भी फिट किया गया है आम जनता वोटर्स के दिमाग में। बिल्कुल, एजेंडे की बात करें तो देखिए, धार्मिक कॉरिडोर, 370 हटाने का श्रेय और यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये एक तरीके से फ्लैगशिप पॉलिसी कह लीजिए या डिसीजंस होगा जिसको बीजेपी देश के कोने कोने तक पहुंचाएगी। योजनाओं की बात करें तो गरीब कल्याण, महिला कल्याण और सशक्त अर्थव्यवस्था, ये योजनाएं रहेंगी। जितनी भी योजना है उनके केंद्र में ये 3 महत्वपूर्ण बातें रहेंगी और इसको लेकर हर सरकार, यानी कि केंद्र तो जा ही रही है, राज्य सरकारों को भी कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन देने की कोशिश की जा रही है कि इसी के इर्द गिर्द आपका कामकाज रहेगा। राहुल सर, इस पूरे स्ट्रक्चर को आप कैसे डिफाइन करेंगे, चाहे वो एजेंडे की बात करें, विचारधारा की बात करें या पॉलिसी मेकिंग की बात करें? देखिए, एक चीज़ तो मुझे बहुत साफ दिखती है, एक सूत्र है जो सब जगह हमें दिख रहा है, कम से कम इन प्रदेशों में, उत्तर प्रदेश में, उत्तर के प्रदेशों में, कि जो भावनात्मक मुद्दे हैं, वैचारिक और भावनात्मक मुद्दे, उनका प्रभुत्व ज़्यादा है। जो सबसे बड़ी चुनौती इन सभी प्रदेशों के सामने है, इन 3 नए प्रदेशों जहां पर चुनाव हुए उनके सामने भी, कि उनका आर्थिक विकास कैसा होगा, उनमें औद्योगिक विकास कैसा होगा, उनमें नए रोजगारों का सृजन कैसा होगा, उसमें नए निवेश कैसे होंगे, नए प्रोजेक्ट्स कैसे आएंगे, और नए युग में, ज्ञान युग में जो नए तरह के उद्योग आ रहे हैं, जो कामकाज, उनमें वहाँ के युवकों को क्या भविष्य मिलेगा, इन पर अभी जोर कम है। भावनात्मक मुद्दों पर और उन्हीं के आकर्षण से बांधकर लोगों को हर्षवर्धन जी, इस पे कुछ कहना खींचने की कोशिश है, कुछ कहना चाहेंगे? ये एक चुनौती है। देखिए, भावनात्मक मुद्दे जब हम कहते हैं तो चूंकि राम मंदिर भावनात्मक दिखता है, 370 भावनात्मक दिखता है, लेकिन क्या जम्मू कश्मीर में अगर अभी 370 होता तो जिस तरह के विकास के काम वहां हुए हैं वो हो पाता? और एक लाइन की बात, क्या योगी आदित्यनाथ अगर आज यहाँ नहीं होते उत्तर प्रदेश में, तो क्या जिस तरह से दुनिया भर की कंपनियां उत्तर प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में आ रही हैं या डिफेंस कॉरिडोर में आ रही हैं वो आ पाती? कल ही अभी AI कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी थे। दुनिया में जो आधुनिक तकनीक है उसमें जिस तरह से भारत लीड ले रहा है वो अपने आप में चमत्कारी है। ठीक है, ये तस्वीरें सामने आ गई हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं मंच पर, मोहन यादव उनके साथ हैं। यहाँ पर तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और बस कुछ ही देर के बाद
कुछ ही देर के बाद शपथ ग्रहण समारोह भी शुरू होगा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें, इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह वहां पर पहले से मौजूद है मंच पर, और साथ ही साथ जेपी नड्डा भी मौजूद है। शुभम गुप्ता का सीधा रुख करते हैं। शुभम गुप्ता, ओवर टू यू, बतलाइए, प्रधानमंत्री पहुंच गए? शुभम, आपको आवाज आ रही है? तो शुभम जरा बताइए इस वक्त, क्योंकि हमने देखा राष्ट्रगान हुआ और अब आगे जो औपचारिक तौर पर कार्यक्रम की शुरुआत है शपथ ग्रहण की, वो शुरू हो जाएगी। राज्यपाल शपथ दिलाएंगे मंगू भाई पटेल। तो इस वक्त क्या जानकारी? ओवर टू यू। और चलिए, लगता है कि शुभम तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन राहुल देव सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जरा इन तस्वीरों पर मैं चाहूंगा कि आप अपने विचार रखिए। प्रधानमंत्री मौजूद है और देखिए तमाम जो मुख्य लीडरशिप जो है इस वक्त, जो प्रमुख नेता है वो इस वक्त मंच पर आए हुए हैं, और साथ ही साथ संत समाज बड़ी संख्या में वहां पर मौजूद है। मैं चाहूंगा आप इस पर कुछ अपना कॉमेंट रखें। देखिए, एक तो ये कि भाजपा के जितने मुख्यमंत्री हैं, जहां जहां वो शासन में है, तो उसका शासकीय चेहरा, उसकी राजनीतिक ताकत का एक पूरा राष्ट्रीय परिदृश्य यहाँ पर एक मंच पर सबको साथ दिख रहा है। साथ में जो उसकी एक आधार, वैचारिक और भावनात्मक आधार है हिंदुत्व का, तो वो प्रखर हिंदुत्व अपने भगवा रूप में बहुत मुखर और प्रखर रूप से, प्रकट रूप से वो भी मंच पर है। तो शक्ति और विचार या भावना, हिंदुत्व की भावना, इन दोनों को हम एक साथ मंच पर देख रहे हैं, और ये अपने आप में एक संदेश है, एक दृश्यात्मक संदेश है, एक प्रतीकात्मक संदेश है, और यह भी संदेश है कि यही राह जिसके आधार पर चलकर उसने शक्ति पाई है, ये अभी और आगे चलेगी। आप ये कह रहे हैं कि एक पावर डिस्प्ले भी है। के शर्मा, आप इसे कैसे देखना चाहेंगे? ये जो मंच है, जैसा कि राहुल सर ने भी कहा कि शपथ ग्रहण समारोह तो है ही, जीत का जश्न तो है ही, लेकिन साथ में एक शक्ति प्रदर्शन भी है इस मंच के माध्यम से। के शर्मा, निश्चित तौर से जो है एक विकसित भारत के अग्रदूत यहाँ पर बैठे हैं, और ये देख रही है, पूरी देश देख रहा है कि इनके नेतृत्व से ही भारत जो है वो एक विकसित भारत के रूप में बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतकरण से निर्वहन करूंगा, तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं डॉक्टर मोहन यादव ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। बहुत धन्यवाद। उनसे मिलूँ, आपसे प्रणाम करूँ। पीएन साहब को धन्यवाद। तो देखिए, शपथ ग्रहण समारोह, और इसमें मुख्यमंत्री ने शपथ ले ली है। जी हां, मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी से थोड़ी देर पहले शपथ ग्रहण किया। महोदय, कृपया अब आप नियुक्त उप मुख्यमंत्री को
पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण कराएं। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं जगदीश देवड़ा ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राजेंद्र शुक्ला ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय मध्य प्रदेश राज्य के उप मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। देवराज इन्होंने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली है और ये तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और हर्षवर्धन जी, मैं चाहूंगा कि आप इस पर कमेंट करें। जगदीश देवड़ा, उनका जो चयन है वो किस तरह से आप देख पा रहे हैं? क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर सरकार की बात करें, पिछली सरकार में बतौर वित्त मंत्री थे और एक बड़ा दलित चेहरा भी। देखिए, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी बिना कहे वो सब कर रही है जिसका ढोल नगाड़ा पिछले कुछ समय से राहुल गांधी पीटते हैं। वो कहते रह गए, भारतीय जनता पार्टी करके दिखा देती है। लेकिन इसके बावजूद अब जब वो हमला करेंगे तो उसका जवाब देने के लिए इधर से जो चेहरे आएंगे वो मोहन यादव जैसे होंगे, वो जगदीश देवड़ा जैसे होंगे, वो राजेंद्र शुक्ल जैसे होंगे। और जब इस तरह से आप जिसको कहते हैं ना कि कथनी और करनी, इसका जो अंतर होता है वो दिखेगा कि एक पार्टी सिर्फ कथनी में रह गई, दूसरी जो कहती नहीं है वो भी करके दिखाती है। और मैं बार बार कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी और अमित शाह की किसी तानाशाही से मुख्यमंत्री बने हैं, ये भ्रम सबको निकाल देना चाहिए। ये पूरी तरह से संगठन हर्षवर्धन पर लिया गया निर्णय है। इसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बड़ी भूमिका। एक सवाल जो है बार बार घूम रहा है, मतलब हर तरफ, कि मध्य प्रदेश में जो सीएम बनाए गए हैं उनके माध्यम से यूपी बिहार की पार्टियों को एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की गई है। आप इससे कितना अग्री करते हैं? नहीं, निश्चित तौर पर इसको मैं एक रोचक संदर्भ से बताता हूं। अभी एक चित्र बहुत वो चला जिसमें अमित शाह अपनी पोतियों को शतरंज सिखा रहे हैं। तो कांग्रेस के एक बड़े नेता ने उस पर टिप्पणी की और कहा कि देखिए, अमित शाह को सफेद और सफेद का अंतर नहीं पता, सफेद काला होना चाहिए, जबकि वो अलग अलग सफेद थे। और देखिए, राहुल देव सर भी हमारे साथ है। राजेंद्र शुक्ला, देखिए ये नाम भी निकलकर सामने आया, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी जो कि बीजेपी की तरफ से दिया गया है बतौर डिप्टी सीएम, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है। राहुल जी, जो ये चयन है वो अगर हम सियासत के लिहाज से बात करें, क्या आपको सोच यहां पर नजर आ रही है? राहुल जी जरा एक बार प्रश्न। जो राजेंद्र शुक्ला का चयन हुआ, एक बड़ा ब्राह्मण चेहरा भी, तो वो बीजेपी की क्या सोच आपको नजर आ रही? क्योंकि हम देख रहे हैं सोशल इंजीनियरिंग, तमाम जो समीकरण को फिट बैठाया गया इस बार। देखिए, बीजेपी की, जैसा अभी हर्षवर्धन भी कह रहे थे, ये उनकी अपनी नई सोशल इंजीनियरिंग है जिसमें कोई भी शायद ऐसी जाति और वर्ग नहीं बचेगी जो अपने किसी प्रतिनिधि को सत्ता में, अधिकार में देखेगी नहीं। उसमें हर जगह की स्थिति चूंकि अलग अलग होती है, कॉम्पोजिशन अलग होता है, प्रतिशत अलग होते हैं, उसमें प्रमुखता किसी को कम किसी को ज़्यादा हो सकती है। लेकिन जो प्रमुख और
प्रभावशाली शक्तियां हैं, सामाजिक शक्तियां हैं, आप उनको वर्ग कह लें, जाति कह लें, उन सब के प्रतिनिधि, अच्छे प्रतिनिधि जिन पर उंगली ना उठाई जा सके, जिनका करियर साफ सुथरा रहा हो और जिनके चरित्र के बारे में कोई ज़्यादा अपवाद ना हो, ऐसे लोगों को सामने लाकर और काम करने का मौका देकर, बड़े पद देकर वो प्रयोग भी कर रही है, अपनी अगली पीढ़ी भी नेतृत्व की तैयार कर रही है और एक पूरे, मैं कहूँगा कि एक अपनी पार्टी को और राजनीति को भी उसके माध्यम से पुनर्परिभाषित कर रही है बीजेपी। एक बिल्कुल नई तरह के प्रयोग राजनीतिक हम देख रहे हैं तो इन तीनों राज्यों में। इन प्रयोगों में कांग्रेस के लिए, विपक्षी दलों के लिए कोई संदेश छुपा है, आप वो देख पा रहे हैं? देखिए, विपक्षी दलों की समस्या है, ये जो नए प्रयोग बीजेपी कर पा रही है उसका सबसे प्रमुख कारण ये है कि उसके पास जोखिम नहीं है, उसके लिए कोई बहुत खतरे नहीं उठाने पड़ रहे, क्योंकि उसके पास मोदी और शाह के रूप में एक ऐसी जोड़ी है जो उसको नाकामियों के बावजूद सत्ता तक पहुंचा सकती है। ठीक है सर। इसलिए वो अब निर्भर नहीं है अपने प्रादेशिक नेतृत्व पर, इन नए मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों, उप मुख्यमंत्रियों पर। ये अगर नहीं भी काम करेंगे तो उसके पास दूसरे ऐसे तमाम विकल्प मौजूद हैं, लेकिन सत्ता में लाने की जिम्मेदारी और शक्ति जिन दो लोगों के पास है, जब तक वो बीजेपी के पास हैं, वो ऐसे प्रयोग कर सकती है, ऐसे जोखिम उठा सकती है। विपक्ष के पास, उन पार्टियों के पास इस तरह की कोई स्थिति नहीं है, ये जोखिम लेने की क्षमता नहीं है, जिसे रिस्क टेकिंग एबिलिटी कहते हैं, क्योंकि वो इतने ज्यादा निर्भर हैं कुछ चुने हुए व्यक्तियों पर, विपक्ष में तो ज्यादा वन मैन या वन फैमिली पार्टी ज्यादा दिखाई देती है। यूपी, बिहार, बंगाल, आप कहीं से भी उठा के देख लीजिए, तो वहां तो निर्णय लेने में क्या वाकई में दिक्कत होगी उन लोगों को, क्योंकि निर्णय लेना ज्यादा आसान है, एकीकृत ज्यादा है वो। राहुल सर, चलिए इस तरह आएंगे एक बार फिर से आपके पास और देखिए तस्वीरें इस वक्त आपके सामने मंच की तस्वीर दिखा रहे हैं प्रधानमंत्री, और इसके साथ साथ खुद गृह मंत्री उनके साथ मौजूद है, मुख्यमंत्री मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला जिन्होंने शपथ ली है वो मौजूद है। और देखना होगा, जैसा शुभम बता रहे थे, कि क्या इसके बाद प्रधानमंत्री की तरफ से कोई भाषण होता है, क्योंकि इस बात के कयास लगाए जा रहे थे, जो खुद इनपुट शुभम गुप्ता की तरफ से दिया गया था। अब देखना होगा क्या प्रधानमंत्री यहां पर कुछ बोलते हैं, लेकिन सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री और तमाम जो लोग वहां पर मौजूद हैं, अब यहां से प्रधानमंत्री मंच से आगे जाते हुए, और ये तस्वीरें आपके सामने, नीरज मिश्रा मैं आपके पास देखिए आ रहा हूं, क्योंकि ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल मैसेजिंग को लेकर आ रहा है। ये सवाल मेरा आपसे, क्योंकि देखिए जब ज्यादा वक्त नहीं है 2024 के इलेक्शंस को लेकर, 4 से 5 महीने का हार्डली अब जो वक्त है बचा हुआ है, ऐसे में ये जो सोशल इंजीनियरिंग की गई, खासतौर पर जो पिछड़ा और दलित को लेकर बड़ा मैसेज दिया गया, और एक बड़ा आधार, एक बड़ी जो राजनीति है वो विपक्ष करता है इस बात को लेकर, कांग्रेस हो या फिर आपका इंडिया अलायंस हो, कैसे आप मुकाबला करेंगे? देखिए, तब से मैं आपकी बात सुन रहा था तो मुझे रामचरितमानस की एक चौपाई की एक लाइन याद आई कि समरथ के ना दोष गोसाई। आप लोग जिस तरीके से अतिशोक्ति में बात कर रहे हैं 24 को लेके, वो आज की परिस्थिति में जब आपको दिख रहा है कि ये 3 राज्य भाजपा जीती है, तो आप उस बात को कह पा रहे हैं। पर 2018 में क्या हुआ था, जब तीनों राज्य कांग्रेस पार्टी जीती और उसके बाद 19 का रिजल्ट भी हम लोगों ने देखा, तो हम लोगों को कभी अतिशोक्ति में बात नहीं करनी चाहिए। और जो सोशल इंजीनियरिंग की बात अब हो रही है, यह दबाव उसी राहुल गांधी का, उसी कांग्रेस पार्टी का दबाव है, जिसकी वजह से मैं चाहूंगा नीरज जी, ये जो आपने अतिशोक्ति की बात कही है, हर्षवर्धन जी आप इस पर शायद से कुछ बोलना चाह रहे हैं, क्या वाकई में अतिशोक्ति है ये? मैं सिर्फ जरा तथ्य दुरुस्त करूं, नीरज जी बढ़िया है, प्रवक्ता के तौर पर तरक्की करें। 2004 से राहुल गांधी का कुल राजनीतिक करियर शुरू हुआ है, और 2004 में भारतीय जनता पार्टी ने बाबूलाल गौर, जो उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के मूल रूप से यादव हैं, उनको मुख्यमंत्री बना दिया था। 1991 में कल्याण सिंह को बना दिया था, जब जिन लोगों की पैदाइश शुरू, राजनीतिक पैदाइश भी नहीं हुई थी। तो कम से कम बोलते वक्त प्रवक्ता को इतना उत्साही नहीं हो जाना चाहिए कि वो टीवी पर देखते हुए उनकी समझ पर दर्शक सवाल खड़े करने लगे। निश्चित तौर पर ओबीसी कार्ड की राजनीति, जातिवादी राजनीति ये कांग्रेस कर रही है, लेकिन राहुल गांधी के उन सवालों के जवाब, अब जिसको कहते हैं ना, तीर पलट कर आ रहा है। अब आप जब ये कहेंगे तो जवाब देने के लिए इधर से वो नेता हैं, और विपक्षी पार्टियां अगर ये नहीं समझ पाएंगी
तो आप भले कह दें कि पत्रकार अतिशयोक्ति कह रहे हैं या टीवी 9 पे अभी अतिशयोक्ति चल रही है, लेकिन उसका परिणाम आपको 2024 में ठीक है। के शर्मा जी, क्या इसका जवाब आप देना चाहेंगे कि राहुल गांधी के जातीय जनगणना हो चाहे दूसरे हिस्सेदारी भागीदारी वाली बात हो, उसका दबाव है कि ऐसी सरकार या ऐसे चेहरे लाए जा रहे हैं? क्या आप इससे अग्री डिसएग्री करते, कैसे इस पर रिएक्ट करेंगे आप? नहीं, मुझे आश्चर्य है कांग्रेस के प्रवक्ता के इस बयान पर। आप देखिए, इस चुनाव ने इन्होंने जी भर के उठाया इस जातिगत जनगणना को, और तीनों राज्यों में जो है ओबीसी वर्ग के लोग हैं, और जो यही तीनों राज्य के लोगों ने राहुल गांधी के उस सारे जो गारंटी और जितनी भी उनकी ये बातें उठा रहे थे सबको दरकिनार कर दिया। यही मध्य प्रदेश में ओबीसी की संख्या बहुत है, आप उसमें चले जाएं, छत्तीसगढ़ है, राजस्थान देख लें, लेकिन ये सारे जो इन्होंने मुद्दे उठाए सबको जो है दरकिनार किया है इस तीनों राज्यों के जो परिणाम आए हैं। दूसरी बात, इसी मध्य प्रदेश में सुभाष यादव इनके बड़े नेता होते थे ओबीसी के जी। आप ध्यान कीजिए 2018 का परिणाम अभी ठीक है। के शर्मा जी, जो आपने ये बात अभी उठाई है बहुत अहम आपने उठाई है। 18 साल में हमारे ही ओबीसी के प्रवक्ता हैं सर, उनसे जवाब ले लेते हैं। मुझे बात तो पूरी करने दीजिए सर, एक रिएक्शन इस पर एक बार आपके पास आएंगे। एक मिनट में पूरी कर दूं, वो जवाब किस बात का देंगे? मैं क्वेश्चन तो करूं, आप ये बताइए। 18 मेरे पापा ही हैं, मतलब जिस डेडिकेशन और जिस परसिवरेंस से वो करते हैं अपना काम, तो सबसे बड़ी इंस्पिरेशन मेरे लिए वही है। आप भी आगे चलकर पॉलिटिक्स ज्वाइन करना चाहते हैं? अभी तो ऐसा कोई प्लान है नहीं, बट देखते हैं आगे जाके क्या होता है। चलिए, तो राजेंद्र शुक्ल जी का परिवार हमसे बातचीत कर रहा था और काफ़ी खुश हैं, इंस्पिरेशन मानते हैं, साथ ही साथ उनके पिता से बतौर एक राजनेता, एक उप मुख्यमंत्री के तौर पर काफ़ी उम्मीदें भी हैं। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शुभम गुप्ता, टीवी 9 भारतवर्ष, भोपाल। तो देखिए, शुभम गुप्ता जिनसे बात कर रहे थे वो राजेंद्र शुक्ला, जिन्होंने बतौर डिप्टी सीएम शपथ ली है, बतौर अभी जो आपको तस्वीरें दिखाई उनके बेटे थे, और शुभकामनाएं देते हुए अपने पिता को नजर आए। नीरज मिश्रा जी, सवाल मेरा आपसे यह है कि जो आपने जातिगत जनगणना हो या फिर आपने पिछड़ों की बात की, दलितों की बात की, लगातार ये मुद्दे उठाए, लेकिन क्या इस जीत के बाद ये सभी जो मुद्दे हैं वो आपके हाथ से फिसलते हुए नजर आ रहे हैं क्या? करुणा जी, मैंने कहा था ना कि वो समृद्ध के ना दोष गुसाई, इसलिए आप बात कर रहे हैं। आप एक चीज देखिए, वो मुद्दा कैसे हाथ से हट गया और कैसे आप कह रहे हैं कि उस पे वोट नहीं पड़ा। 4 करोड़ 92 लाख वोट कांग्रेस पार्टी को पड़े हैं और वहीं भाजपा को 4 करोड़ 80 लाख वोट पड़े। जो 12 लाख वोट फालतू कांग्रेस को मिले, उसकी वजह यही थी कि वो लोगों से जुड़े हुए मुद्दे की बात कर रही थी। आज इस बात को मैं नहीं नकार सकता कि पक्ष, ये जो रिजल्ट है वो भाजपा के पक्ष में है, लेकिन ये बात समझनी होगी कि देश की जनता आज इस बारे में बात कर रही है कि किस जाति को कितना अधिकार मिलना चाहिए। और हर्षवर्धन जी ने राहुल जी पर एक टिप्पणी की, तो मैं उनको याद दिला दूं, 2018 के ही परिणाम पर आ जाइए, जहां राजस्थान में अशोक गहलोत जी जो मालवी समुदाय से आते हैं, कितना 1% है शायद। भूपेश बघेल जी छत्तीसगढ़ के अंदर, वो किस समाज से आते हैं। और कर्नाटका में सिद्धारमैया जी, हम लोगों ने जिस तरीके से हर वर्ग को नेतृत्व देने की कोशिश की, उसमें राहुल गांधी जी हमारी गाइडिंग लाइट है। और आज कांग्रेस पार्टी के अंदर राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हर्षवर्धन जी का कहना शायद ये था कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल एंट्री से पहले ही ऐसे फैसले सरकारों ने लिए हैं। के शर्मा, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, मैं मुनीवी करने तो बैठा नहीं हूं, लेकिन मैं इतना ही केवल इनको बता सकता हूं कि तेलंगाना में हमारा वोट बहुत कम है, और यदि ये 3 राज्यों के आप वोट मिला दे तो हम 54 लाख से ज्यादा हैं कांग्रेस से, हमें ज्यादा वोट मिले हैं। तेलंगाना में हमारी उपस्थिति कम है और स्वाभाविक है तेलंगाना में इनको ज्यादा वोट मिला है, इसलिए ये मुनीबीगिरी कर रहे हैं बैठ के यहां पर। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूं, आप जातिगत जनगणना की बार बार इशू उठाते हैं। कल ही राज्यसभा में परसों जम्मू कश्मीर उनमें का आरक्षण बिल आया था, और यदि आपने राज्यसभा का प्रोसीडिंग देखा हो तो उसमें प्रहलाद जोशी जी ने उठ के जब बताया कि जातिगत जनगणना का विरोध जो है आपके यहां डीके शिव कुमार कर रहे हैं, और डीके शिव कुमार ने फाइल में साइन करने से मना कर दिया, तो खड़गे साहब ने खड़े होकर क्या बोला? साफ शब्दों में अपने डिप्टी सीएम का अपमान किया सदन के अंदर में, और यह कहते हुए क्या कि वो आपकी जाति के हैं इसलिए विरोध कर रहे हैं। स्वीकार भी किया
कि आपकी राहुल गांधी बोल रहे हैं और कर्नाटक में जो है डीके शिव कुमार और पर्यटन मंत्री उसका विरोध कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी में नहीं समझा पा रहे हैं। चलिए ठीक है सर, दूसरे की तो बात छोड़िए। ठीक है सर, अब वक्त अपनी नहीं पार्टी के बचा अंदर हमारे आपका पास। इतना विरोधाभास है इस बात को लेके। वक्त नहीं बचा। राहुल सर, मैं चाहूंगा एक फाइनल कमेंट आप करें जिस संदर्भ पर अभी बातचीत चल रही। जी राहुल सर, जी पूछिए। जिस संदर्भ पर अभी हम बात करें सोशल इंजीनियरिंग की, और जिस तरह से जो ओबीसी या फिर दलित मुद्दे की बात की जा रही है, और दोनों तरफ से चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष अपने अपने दावे हैं, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं? आपका नजरिया क्या है? देखिए, सामाजिक सुरक्षा एक ऐसी चीज़ है जो सबको बहुत लोक लुभावन लगती है, उससे लोगों को फ़ायदा होता है। बहुत जो वंचित लोग हैं, चाहे वो वर्ग हो, जातियां हो, जेंडर हो, उनको उससे एक बहुत बड़ा संबल मिलता है। लेकिन हमें याद रखना होगा कि विकसित देशों में जो विकसित विश्व माना जाता था, वो वहीं पर इस सामाजिक सुरक्षा के कारण उनकी अर्थव्यवस्था चरमरा भी गई, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा लंबे समय तक चली और बढ़ता गया बिल वो। तो भारत को भी कभी न कभी इसको एक संतुलन में लाना पड़ेगा। एक तरफ हमारे दावे ये हैं कि हम विश्व में सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था हैं। अभी हम पाँचवीं से तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होते जा रहे हैं। तो इसके साथ ये जिन्हें हम डोल्स कहते हैं, रेवड़ी कह लीजिए, आप सामाजिक सुरक्षा कह लीजिए, लेकिन इन पर निर्भरता जनता की कम होनी चाहिए और उसमें स्वयं स्वरोजगार के और रोजगार के नए अवसर आने चाहिए, नए रोजगारों का सृजन होना चाहिए। अभी इस विरोधाभास में से निकलने की स्थिति कोई हमें दिख नहीं रही है। ये निकलेगी ठीक है, लेकिन इस पर अगर सारी पार्टियां इसी पर निर्भर होने लगेंगी कि कौन कितना आरक्षण दे सकता है, किसको कितने टिकट मिल सकते हैं, कितने भत्ते मिल सकते हैं, तो फिर केवल इससे देश का आर्थिक विकास नहीं होगा। तो आप ये मानते हैं कि सरकार को इस दिशा में भी सोचना होगा। योजनाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इन पर, इस तरह की योजनाओं पर निर्भरता कितनी लंबी जाएगी, ये भी एक प्रश्न है।